नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में आने वाला रविवार चर्चा में रहने वाला है। 18 तारीख है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी जो बड़ी लीडरशिप है उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी रैली होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनसंवाद करने जा रहे हैं। अपने अंदाज में वो एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अब ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो ये कि पिछली बार जब गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी तो खराब मौसम की वजह से वो पहुंच नहीं पाए थे। बीजेपी चाहेगी कि इस बार पिछली बार की जो कसर है उसे पूरा किया जाए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहेगी, क्योंकि नए नए प्रभारी आए हैं। नए प्रभारी के सामने एक अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए, ऐसी कोशिश रहेगी। लेकिन रविवार का दिन दो कार्यक्रम, जाहिर सी बात है तुलना भी होगी, चर्चा भी होगी। उससे पहले आज हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 18 जून को रैलियों का सुपर संडे होने जा रहा है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह सिरसा में गरजेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पानीपत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह टारा खोलते नजर आएंगे। सत्ताधारी बीजेपी अपने चुनावी मोड में आ गई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापसी को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। दोनों पार्टियां अपने दिग्गजों की रैलियों को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और लोगों के बीच जाकर रैली में शामिल होने का न्योता बांट रहे हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी से ही तत्पर दिखाई दे रही है और वो कोई भी कसर चुनाव में नहीं छोड़ने वाली है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल लगातार सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। वो खुद लोगों से जनसंपर्क कर केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यों को गिना रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी साख को वापस सत्ता में तब्दील करने के लिए एक्टिव दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी वादों के पिटारों को लेकर निकल चुके हैं। बहरहाल 18 जून को रैलियों के सुपर संडे में चिर प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी तलवारें खींचती नजर आएंगी ही। साथ ही मिशन 2024 के सियासी अखाड़े में एक दूसरे को शह और मात देने का खेल भी शुरू होता नजर आएगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मनीष खटाना कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, देखिए, एक सवाल है कि पिछली बार का जो कार्यक्रम था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंच पाए थे खराब मौसम की वजह से, लेकिन हम जब भी इस बात की चर्चा करते हैं तो आपके विरोधी कहते हैं मौसम खराब नहीं था, लोग नहीं जुट पाए थे, इसलिए वो नहीं आए। अब आपके सामने इस कार्यक्रम को सफल बनाने की बड़ी चुनौती भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग अब ये हो गया है, दिलचस्प ये हो गया है कि उसी दिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं नए प्रभारी के साथ। देखिए, ऐसा है वरुण, पहली बात तो यह है कि विरोधी जो गोहाना की रैली के बारे में कहते हैं उनको असलियत का पता सिरसा में लग जाएगा 18 तारीख को। और हालांकि गोहाना के अंदर मौसम किस कदर खराब था ये पूरे प्रदेश जानता था। पूरे प्रदेश के अंदर बारिश थी और बारिश भी बहुत ज्यादा थी, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था, ये हम सब जानते। और रोड की स्थिति ये थी क्योंकि बारिश होने की वजह से रोड पे भी आपको पता है NH-40 को जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, हैवी ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे विपक्षी मित्र कहते हैं उनकी बात का जवाब तो 18 तारीख को जो सिरसा में रैली होती है उससे मिल जाएगा। देखिए, हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से प्रयास करता है, रैली जल से राजनीतिक दल करते हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस भी अपनी तरफ से एक रैली कर रही है, या जो भी जनसंपर्क या जो भी नाम दिया कांग्रेस ने। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब कोई राजनीतिक दल इस तरह का कोई संवाद कार्यक्रम करता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पे पूरे देश के अंदर महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोगों से जनसंपर्क करके रैली करके, और रैली भी जो है वो लोकसभा वाइज हो रही है। हरियाणा के अंदर भी 10 लोकसभा क्षेत्र है, 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर लोकसभा वाइज रैली हो रही है। लेकिन 18 तारीख की रैली इसलिए महत्वपूर्ण है, इस रैली के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। तो राजनीतिक दल, जैसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं तो हम जनता के बीच में जाके बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे पिछले 9 साल के अंदर क्या क्या काम किए, और प्रदेश स्तर पे जब हम बात करते हैं तो पिछले 8 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो जो काम किए हम उनकी चर्चा करते हैं और जनता को बताते हैं और तुलना करते हैं कि आपने पिछले सरकारों को भी देखा, पिछली सरकारों के कार्यकाल को भी देखा, और वर्तमान सरकार ने जो काम किए वो आपके सामने आके तुलना करके देखी।
विशेष तौर पे जब हम बात करते हैं कि देश की आर्थिक प्रगति की बात करते हैं, आज हिंदुस्तान की जो आर्थिक प्रगति कदर है, जीएसडीपी हमारी $3.7 ट्रिलियन आज की तारीख में बता रहा हूँ पहुंच चुकी है। मतलब आप 2014 से पहले, मतलब 1947 से लेके 2014 तक $2 ट्रिलियन और 2014 से लेके आज तक मात्र 9 साल के अंदर वो $3.7 ट्रिलियन, मतलब 1947 से 2014 तक जितनी जीएसडीपी थी 9 सालों में उतनी ही जीएसडीपी और बढ़ गई। ये हम जाके जनता को बताते हैं। हरियाणा प्रदेश में भी हम चर्चा करते हैं कि 2014 में से पहले हरियाणा की जीएसडीपी मात्र 4.25 लाख करोड़ के करीब थी और आज जीएसडीपी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। ये तुलना भी हम जनता के बीच में जाके करते हैं। फिर हम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे किसान भाइयों के लिए जो योजनाएं चलाई, जो प्रोग्राम चलाए, जो उनके लिए काम किए, वो बताते हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार किसान भाइयों के लिए जो योजनाएं और प्रोग्राम चला रही है उसके बारे में बात करते हैं। हम बताते हैं कि हरियाणा के अंदर 1,60,000 के करीब जो है छोटे बड़े मझोले उद्योग इन 8.5 साल के अंदर लगे हैं, जिनके अंदर 12.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिली है वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जिनको जनता पहले आजमा चुकी है, जिनके शासन को जनता देख चुकी है, चाहे कांग्रेस की बात करें या दूसरे राजनीतिक दलों की बात करें, जब वो जनता के बीच में जाएंगे या इस तरह का संपर्क करेंगे तो जनता को क्या बताएंगे कि हम जब पहले सत्ता में थे तो हमारा जो कार्यकाल था उसकी स्थिति क्या थी। ठीक है, तो जनता तो सवाल पूछेगी कि साहब आपको हमने पहले मौका दिया था, हमने आपको पहले अवसर दिया था, लेकिन उस अवसर में तो आप कुछ कर नहीं पाए। मौका तो फिर आपको भी दे दिया ना, 9 साल तो हो गए। तो हम बताते हैं ना जी, हम वही बता रहे हैं कि हमने 9 साल में क्या किया। हमने धारा 370 को तोड़ दिया, हमने 3 तलाक खत्म कर दिया, हमने राम मंदिर बना दिया। हम बताते हैं जाके जनता के बीच में, जनता को बताते हैं किस तरह से देश में आर्थिक प्रगति की है, उन चीजों की चर्चा होती है। और आज देश की जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है $600 बिलियन से ज्यादा चला गया, ये सारी बातों की चर्चा जनता के बीच में होती है। आज देश का किसान किस तरह से सशक्त हो रहा है 2014 से पहले। ठीक है प्रवीण जी, मैं आता हूं फिर आपके पास। अब और मेहमानों को एक बार जरा इंट्रोड्यूस करा लूं मैं चर्चा में, फिर आता हूं आपके पास। मनीष खटाना भाई, 18 तारीख बड़ी दिलचस्प इसलिए हो गई है क्योंकि एक और कार्यक्रम इधर हिसार में है, उधर पानीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं और नए नए प्रभारी आए हैं, क्योंकि प्रभारी जो है उनके सामने बताया ये जाता है कि बड़ी जिम्मेदारी है इस बार, उन्हें ये खत्म करना है जो गतिरोध चल रहा है और कम से कम इस बार संगठन बन जाएगा नए प्रभारी के नेतृत्व में, ऐसी तमाम बातें की जा रही हैं। तो आपका कार्यक्रम पानीपत में, उधर हिसार में है, देखिए उस दिन तुलना भी होगी और चर्चा भी होगी, ये तो मानेंगे आप? वरुण जी, ये तो पूरा प्रदेश जानता है और दिल्ली की सरकार भी जानती है कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कद है, छत्तीस बिरादरी का जो प्यार है, और कोई भी रैली हो, कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली के गढ़ में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया। उसका कारण ये रहा कि उनके कार्यकाल में हर व्यक्ति आय और निवेश में हरियाणा नंबर 1 पर था, जो मैं हमेशा कहता हूं। उनके कार्यकाल में 36 बिरादरी का प्यार था, उनके कार्यकाल में किसान खुशहाल था, युवाओं को रोजगार था, छोटा व्यापारी खुशहाल था। तो 18 तारीख को जो भी रैली है और जहां भी हमारे जो नए प्रभारी आए हैं, तो हुड्डा साहब के लिए कोई चुनौती नहीं है। हुड्डा साहब का तो ये हरियाणा परिवार है। हमारे सांसद महोदय दिल्ली से बोलिए मनीष भाई, जब हमारे सांसद महोदय सुबह दिल्ली से निकलते हैं तो आप ये लगा लिए जैसे ही वो हरियाणा में एंट्री करते हैं वहीं से रैली और जो लश्कर होता है वो शुरू हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हमारे लिए 18 तारीख, हमारे लिए रोज 18 तारीख है। रणदीप सुरजेवाला ने भी एंट्री की, उनका ही बड़ा स्वागत हुआ। नाम तो सब नेताओं का लिया कीजिए। बात है, रणदीप जी बड़े नेता हैं, और चाहे रणदीप जी हो, शैलजा जी हो, कैप्टन साहब हो, कोई भी हो हरियाणा में, मैं ये नहीं कह रहा। उनका स्वागत भी अच्छा हुआ, हमने देखा था, आज खबर दिखाई थी। नहीं, बिल्कुल आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी वो ना करें। और 18 तारीख हमारे लिए, जब से भाजपा की सरकार हरियाणा में आई है, तो हमारे लिए रोज 18 तारीख है। लोगों ने बिल्कुल मन बना रखा है इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का, क्योंकि जितने भ्रष्टाचार इस जेजेपी और बीजेपी के सरकार में हुआ, किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ, युवाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो नौकरियों में जो धांधले हुई, जिस तरीके से घोटाले हुए, तो सरकार के 9 साल के कार्यकाल में सरकार पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, छोटे व्यापारी को लेकर,
किसान को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर हर पैमाने पे सरकार फेल हुई ठीक। है। सरकार को अपना एक साल बचाना बड़ा मुश्किल है, ये एक साल निकालना सरकार के लिए बड़ा भारी चलिए है। ठीक है, सरकार के लिए एक साल निकालना भारी है। प्रवीण जी दीजिए 30 सेकंड दीजिए, दो और मेहमान है, फिर आ रहा हूं मैं आपके पास। जी जी, मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूँ वरुण जी, हालांकि आपने उस बात को पकड़ लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जैसी बात शुरू की, शब्द कहां से शुरू हुए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कोई टिक नहीं पाया। अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस के अंदर नेताओं के बारे में ये बात कह रहे हैं या बाहर के नेताओं के बारे में बात कह रहे हैं? अगर मैं वो हमारे भारतीय बारे में जनता कह रहे पार्टी हैं तो की याद बात दिला कर देता रहा हूँ। हूँ। अरे मैं याद दिला देता हूँ, भारतीय 2014 में हमने जनता भूपेंद्र पार्टी सिंह हुड्डा साहब उनके को हराया, सामने 2019 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को हराया, आप और खूब जोर लगा लेना। चुनाव भूपेंद्र सिंह आप हुड्डा को अमित शाह हराया, को बुला लो, उनके पुत्र प्रधानमंत्री को जी को बुला लो। चुनाव हराया। अगर हुड्डा भूपेंद्र साहब सिंह अगर हुड्डा रैली जो ना है, करके अगर ये सड़क पर कांग्रेस के खड़े भी नेताओं हो के बारे में जाएंगे, कह रहे हैं तो भी वो इनका अपने आप अपना में एक विषय रैली का बताएंगे जनसैलाब हो कोई टिक जाएगा। पाया या नहीं क्योंकि टिक हुड्डा पाया। साहब का जो हरियाणा में परिवार है वो ही इतना बड़ा है, हुड्डा को तो हमारे को रैली की आवश्यकता नहीं है। हमारे को अच्छा, रुकिए, आप दोनों रुकिए भाई। लगातार हराया, उन्होंने और तीसरी हमारे बार को फिर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चलिए, चुनाव अच्छा में दोनों आए। रुक जाइए अब। जी, जी। जनता तय कर लेगी कोई अच्छा, चुनाव आया या नहीं। मैंने पर्याप्त समय दिया, मुझे ऐसा लगता है रुक जाइए। हुड्डा सरकार और आज का पर्याप्त समय देने के बाद भी कुछ ऐसा हो रहा है डिबेट में कि घबराहट होती है कई बार। रुक जाइए, यार ये तो गड़बड़ होगी, गलत बोल रुक दिया। जाइए, दोनों रुक देखिए, जाइए मैं तो भाई। सिंपल इतना कह रहा हूँ नहीं, वो कि जिस नेता को ऐसा है, भारतीय उनकी जनता पार्टी अंतर्गत लगातार हरा जो- चुकी है, जो उन्होंने चाहे बात कही, 2014 मैंने की बात बात करी, करें, जो 2019 उनके की बात सामने करें, नहीं रखते, तो उनको कौन नहीं व्यक्तिगत तौर रखते? पे भारतीय लोकसभा चुनाव जनता हरा पार्टी चुके के हैं। नेता। उनके बारे में अगर ये कह रहे चलिए, हैं ठीक है। उनके सामने टिक नहीं पाया, तो मतलब ये अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है। शैलजा जी अच्छा, आप लोकसभा रुकिए, के बारे में बात कर रहे होंगे। रुकिए। आपको प्रवीण जी आपको रुकिए, मैं मनीष भाई शुरू रुकिए। हो गई है, अरे साहब। मेरे पास और मेहमान है ना, उनके पास चलता हूँ, फिर आऊंगा ना मैं। रजत मंजेठा भाई, ये आने वाला रविवार दो हरियाणा की मतलब दो बड़ी पार्टियां, दो नेशनल पार्टियां, उनके कार्यक्रम होने जा रहे हैं, तो हरियाणा में चर्चा तो रहेगी, लेकिन जैसे मनीष बता रहे हैं कि हुड्डा साहब के सामने कोई टिक नहीं सकता, बीजेपी बता रही है हमारी ये उपलब्धियां हैं, तो ये दोनों कार्यक्रम और एक तरफ आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए वरुण जी, बात ऐसी है कि जनता को पहले ये बताओ कि जनता से पैसा आपने कितना ले रखा है। जनता के काम कर रहे हो आप, जो जनता को बताओगे कि हमने आपके ऊपर इतने बड़े बड़े एहसान किए हैं, आप ये बताओ उनकी जेब कितनी काटी आपने। 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है हरियाणा के ऊपर। देश के ऊपर कर्ज था 154.31, 11 लाख करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर का ले चुके हैं, 167 लाख करोड़ का कर्ज उठा चुके हैं। जो यूनियन जीडीपी का जो डेट है वो 59.3% हो चुका है ऑफ जीडीपी, जो पहले 49.1 था, 10.2% बढ़ा है। और वो भी उस समय के अंदर जब लोगों की जॉब्स या तो जा रही हैं या ले ऑफ्स हैं, प्राइवेट में भी बहुत सारे ले ऑफ्स हैं, या उनकी जो उनकी सैलरी थी वो 30 से 35% डिडक्ट कर दी गई है। हर रोज अखबार में आता है, इकोनॉमिक टाइम्स में, बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर। तो आप पहले ये बताइए कि लोगों की जहां जॉब्स जा रही हैं उनको नई जॉब्स क्रिएट करने की बजाय, 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय तनख्वाहें जा रही हैं और महंगाई बढ़ रही है। कोई एक चीज बताइए, कोई एक वस्तु हो जो सस्ती हुई हो, कोई पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई आटा हो, कोई दूध हो, कोई चावल हो, पेट्रोल हो, उसके बाद गवर्नमेंट की कोई फीस बता दीजिए, कोई गवर्नमेंट ड्यूटी है, कोई स्टैंप ड्यूटी हुई हो, कोई टोल टैक्स कम हुआ हो, कॉफी पे, कहीं सिगरेट के ऊपर, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस हमारे, आप कह रहे थे हमारे समय में तुलना कर रहे थे आप हमारे समय के अंदर क्या कर्ज था? आप बड़ा बोलते हो कि आपके समय ये उत्तर देते हैं क्या? हाँ, बजट 2,500 करोड़ का था, आज 1,85,000 करोड़ का है। भाई जो काम उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता था, जब 2,500 करोड़ में सारे काम हो सकते हैं, पक्की गलियां, सरप्लस में बजट, और उसके बाद आपको 1,85,000 करोड़ कहां का किस लिए चाहिए आपको, वो नहीं बताएंगे। 45 रुपए में डीएल बनता था, आज 55 रुपए में बनता है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में अलग जेब काट रहे हैं लोगों की। रजिस्ट्री की फीस होती थी 3%, अब 8% से भी अधिक है, उसके ऊपर भी 8% के बाद भी लगाते हैं। एमबीबीएस की फीस थी 50,000, आज 40 लाख है। कर्ज 4 लाख करोड़ के आसपास है। आप ये बताइए, पिछले साल 7,500 HNWIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ने हिंदुस्तान छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? इस साल 6500 लोगों की अभी तक हो चुकी है, जो डेटा है। आपके पूंजीपति जो जिनके पास 8% के पास सारा पैसा, वो तो देश छोड़ के भाग गए। आप जवाब दीजिएगा। हमारी इकोनॉमी
आप कह रहे हो हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है, चलो महंगाई भी इनकी पूछ लें कि अगर ये कह दे कि महंगाई नहीं है तो डीए भी तो बढ़ा रहे हो आप, वो किस लिए देते हो? तो महंगाई बढ़ रही है ना, लेकिन किसान को नहीं देंगे, उसको 27 रुपए पे रखेंगे, उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे, उसे एमएसपी लेने के लिए मजबूर करेंगे कि वो धरना दे, वरना धरने के बिना उसको एमएसपी का भी, वरना तो मिलता ही नहीं है। कहां मिलता है, बोलते बोलते हैं। अब आप एक बात बताइए, आज सोने का रेट क्या है? चलो अभी दिवाली आएगी, धनतेरस आएगा, लोग कोई कुछ खरीद लेते थे, कोई छोटा टुक्का टुक्का, अब आप बताइए क्या कटोरा खरीदेंगे इस बारी 62-63 हजार रुपए तोले के अंदर? उसके बाद आप ये बताइए कि कर्मचारियों को क्या है, ओपीएस के लिए उनको दुखी किया हुआ है, हर जगह महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनके पास चलो मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, ज्यादा समय नहीं दूंगा। योजना अग्निवीर की, ई टेंडरिंग वाले, उसके बाद सरपंच, उसके बाद कर्मचारी, फिर मनरेगा बोलते हैं, मनरेगा का नहीं देते हैं, कहते हैं 200 दिन देंगे 365 की जगह, कमीशन खोरी अब दफ्तरों के अंदर, भ्रष्टाचार के साथ साथ इसको जोड़ रहा हूं मैं, कई पीपीपी है, परिवार पहचान पत्र, उसमें दुखी, बीपीएल में दुखी, खिलाड़ी दुखी और आंगनवाड़ी वाले दुखी। आप बताइए खुश कौन है? जनता को ये तो बताओ कि भाई हमने ये सस्ता किया आपके लिए, ठीक है, कुछ है जनता से, सारा पैसा टैक्स का है ना, ठीक है रजत भाई, चढ़ाया जनता के ऊपर, जी जी, देगा कौन? जनता ही देगी जी। चलिए प्रवीण जल्दी जवाब दीजिए, मनवीर फिर इंतजार कर रहे हैं। चलिए जवाब दे देता हूं। देखिए ऐसा है, ये बार बार महंगाई का जिक्र कर रहे थे, चलिए हम इसकी में भी तुलना कर लेते हैं। भाई 2011-12 के अंदर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था उसका इन्फ्लेशन 11% था। वरुण आज देश के अंदर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो मात्र 4.7%। 4.4 बीच में ना बोलो यार, ज्ञानी बाबू आप बोल रहे थे, आप अनाप शनाप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला, आप जब अनाप शनाप जाते हो तो आंकड़े लेके जाते हो, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो सुन लीजिए। आप तेल खरीदने जाते हो उसको बोलते हो होलसेल प्राइस इंडेक्स पूछिए कि आप इनको तकलीफ क्यों होने लगी, क्योंकि मैंने जो बोला झूठ बोला। अगर एक बार जवाब तो ले लें। 2011 में अब इनको तकलीफ क्यों? अरे आप मुझे बताओ, गैस का सिलेंडर लेने जाते हो तो समृद्धि ईरानी की फोटो दिखाते हो क्या? वरुण इनको चुप कीजिए। रजत भाई आपको मैंने पूरा टाइम दिया, जवाब तो लेने दीजिए। रजत एक बार जवाब तो ले लो ना। झूठ को भाई मैं आपकी झूठ को सुनता और आप मेरे सच को सुन लीजिए 1 मिनट। देखिए ऐसा है, अगर महंगाई की बात करते हैं 11% से कंज्यूमर जो सीपीआई है वो 4.7% पे आ गया है, और फूड ग्रेन इन्फ्लेशन मात्र 2.3% है। और उसके बाद ये कहते हैं जी महंगाई है, महंगाई। अब ये देखिए सरकार की तुलना करता हूं, 2300 करोड़ रुपए का बजट जिस प्रदेश की सरकार का रहा हो वो सरकार थी इंडियन नेशनल लोकदल की। भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं लेकिन मित्र भूल जाते हैं भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। अरे भाई अब तो आपको तो भ्रष्टाचार के ऊपर नैतिक, अब ये जेल पे चले गए, आप नैतिकता को भुला देते हैं। आप कहते हैं खुश कौन है, अब मैं आपको बताता हूँ खुश कौन है। मुझे ये बताओ कोई फायदा होता है क्या? किसान भाइयों को इनकी सरकार में 3000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था, कांग्रेस ने किया 6000 रुपए, हमने 15000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया। अब मुझे बताइए 15000 एकड़ में किसान खुश है या 3000 एकड़ में किसान खुश था? एक भाई कह रहा था पर कैपिटा इनकम में एक एक करके बोलिए सर प्लीज। 1,27,000 रुपए पर कैपिटा। अब ये देखिए बीच में, अरे भैया आपको परेशानी क्या है? 1 मिनट ये जानना चाहता हूँ। अगर आप इतने चुपचाप सुन लो ना भाई अपनी बात का जवाब, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान होते हो? देखिए वरुण 1,27,000 रुपए हरियाणा की पर कैपिटा इनकम थी 2014 में, आज 2,94,000 रुपए है। तो इन मित्रों को जरा समझाए कोई कि 2,94,000 ज्यादा होती है या 1,27,000 ज्यादा होती है। मैं इनसे जानना चाहता हूं, किसान को अगर 15,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा तब खुश होगा या 3,000 रुपए प्रति एकड़ में खुश होगा किसान? मैं इनसे जानना चाहता हूं भाई। किसान की फसल भी जानना चाहता हूं, सरसों बाजरा, डीजल जानना चाहता हूं, मैं जीएसटी जानना चाहता हूं, मैं लेबर जानना चाहता हूं, या कीटनाशक के ऊपर खाद के ऊपर। चलिए दोनों रुकिए, एक बार मनवीर को भाई चर्चा में लाने दीजिए, बहुत देर हो गई है। ठीक है आंदोलन कर रहा था और आप गोली चला रहे थे। अच्छा आप रुकिए, दोनों रुक जाइए, रुकिए मनवीर को चर्चा में शामिल कर दो, बहुत देर हो गई है क्योंकि लगातार झूठ बोला, वो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। पोल खुलेगी इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई मनवीर आपने सुना मनीष कह रहे हैं हुड्डा साहब के सामने कोई नहीं टिकने वाला है या कोई टिकता नहीं है, फिर आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए सर, जो बीजेपी रैली करने की बड़ी बड़ी बात करती है, ये एक ढंग से जन संवाद कार्यक्रम तो नहीं कर पाए। उसमें कितना विरोध हुआ मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये रैली कहां से करेंगे? रैली बीजेपी नहीं कर रही, जनता इनकी रैली निकालेगी। आप देखिएगा यह रैली गोहाना की रैली से भी बड़ा फ्लॉप शो साबित होने वाली है। और रैली में जितने आदमी आने वाले हैं उससे 100 गुना आदमी तो उस रैली का विरोध करने के लिए पहले से तैयार खड़े हैं।
आप देखिए सड़कों पे किसान है, कर्मचारी है, आंगनवाड़ी वर्कर, किसी भी वर्ग को देख लीजिए, सब विरोध में खड़े हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आए। वैसे तो इनको आमने सामने बात करने की हिम्मत नहीं है। सबसे किसान जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, मुख्यमंत्री साहब मुंह छिपा के निकल जाते हैं। वैसे तो इनके पास समय नहीं है, ना इनके पास हिम्मत है बात करने की। ये रैली करने का सपना कैसे देख रहे हैं कि हरियाणा में इतना जन विरोध होने के बाद ये हरियाणा में रैली कर पाएंगे? गोहाना में हुई थी ना इनकी रैली, कितनी सफल रैली हुई थी, वैसी रैली इनकी होने वाली है। और रही बात कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस रैली करने की बात बाद में सोचे, सबसे पहले मैं गारंटी देता हूं कि कांग्रेस वाले अपने सारे नेताओं को ही सिर्फ एक बार एक मंच पे बुला दे, इकट्ठा कर दे, उसी में इनकी रैली की सफलता मान लेंगे। अब तो नए प्रभारी आए हैं ना, वो करवाएंगे सबको इकट्ठा। कब कराएंगे? चुनाव के बाद, 24 के बाद? अब तक क्यों नहीं हुए इकट्ठे? इसका मतलब इकट्ठे नहीं है, तभी तो नहीं हुए। वरना कहें इस रैली में इकट्ठे होंगे, यहाँ प्रवक्ता साथी कहें हाँ जी सब आएंगे, इकट्ठे होंगे, इसका मतलब इकट्ठे नहीं है ना सर। आपको भी सब पता है। इसके देखिए, हम आम आदमी पार्टी के साथ इनका कोई मुकाबला नहीं है, ना ये मुकाबला कर सकते। ये एक बार नहीं, कई बार बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों को आम आदमी पार्टी ने समय समय पर चित किया है। और इनका जो कार्य, ये परंपरागत राजनीति जो पहले से कर रहे हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसी डर्रे पे ये राजनीति करते आ रहे हैं। लेकिन अब जनता को बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए जनता तैयार है। और अब तक उनके पास विकल्प नहीं था, अब आम आदमी पार्टी उनके पास एक विकल्प है। और दिल्ली मॉडल की तर्ज पे पंजाब मॉडल, और उसी बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता लाने के लिए तैयार है। रही बात यहाँ जो है, साहब ने भी कहा, महंगाई का जिक्र किया, और प्रवीण अत्रे जी ने बड़े बड़े दावे किए। आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है सर, ये न्यूज रही, आप देख लीजिए, इसमें साफ लिखा, इन्फ्लेशन इन हरियाणा हाईएस्ट इन द कंट्री। पूरे देश में हरियाणा महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, नागरिक सुरक्षा में सबसे बुरी स्थिति, हर जो बुरी चीज है उसमें नंबर 1, और जितनी अच्छी चीज है उसमें उसका कहीं अता पता नहीं है। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, सिर्फ झूठे आंकड़े। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। पूरे देश में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हरियाणा में है, और हरियाणा के भी रूरल एरिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है। क्या किया इन्होंने? महंगाई कैसे प्रवीण जी जवाब दीजिए भैया। इनके पास महंगाई को कंट्रोल करने का क्या प्लान है? देखिए ऐसा है वरुण, इनको अगर चुप कर लेंगे तो जवाब सही चला जाएगा दर्शकों तक, मुझे लगता है। और ये मैं उम्मीद करूंगा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए पहले हम आम आदमी पार्टी से शुरू हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी झूठों का एक ऐसा टोल है कि शायद ये मान के चलते हैं कि जो पंजाब में हो रहा है या जो दिल्ली में हो रहा है, शायद हरियाणा की जनता को पता नहीं है। लेकिन आप जैसे जो जागरूक चैनल है वो बताते हैं। परसों जो पटियाला के अंदर किसान भाइयों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, वो हम सबने देखा। लेकिन वहां पे चुप्पी साध लेते हैं, कैसे दुड़ा दुड़ा के किसानों की पिटाई की गई। मोहाली के अंदर पुनकोम चौक के ऊपर किस तरह से किसान भाइयों की दुड़ा दुड़ा के पिटाई की, वो भी हमने सबने देखा। लेकिन अब बात आती है हरियाणा की, ये इतने परेशान क्यों है? क्योंकि इन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा, लोकसभा का जमानत जब्त, 2014 में विधानसभा जमानत जब्त, 19 में जमानत जब्त, लोकसभा जमानत जब्त, और आदमपुर के अंदर जमानत जब्त। तो जहां इनको हरियाणा की जनता ने पहचान लिया था कि ये लोग झूठे हैं, ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, बरगलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनका चेहरा जो है जनता के सामने तो दिल्ली में आ गया था। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए लोग। हालांकि पहले ये कहा जाता था कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो ये कहावत बदल दी। मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार में जेल में, जैन साहब भ्रष्टाचार के मामले में जेल में, और केजरीवाल साहब की तैयारी हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से शीश महल मामले में जांच चल रही है और शराब घोटाले में जो स्थिति है उसमें केजरीवाल साहब की भी तैयारी है। तो जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, जिन लोगों के हालात ये है कि दिन में कुछ और, शाम को कुछ और, रात को कुछ और। अरे भाई वो केजरीवाल कहाँ है जो कसम खाता था बच्चों की कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा? कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई पहली बार दिल्ली के अंदर। जो केजरीवाल बच्चों की कसम खाता था, बड़ा घर नहीं लूंगा, आज शीश महल बना लिया।
जो हमारी भी केजरीवाल करा दीजिए, कसम 12 खाता दिन था में PLU। बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, आज गाड़ियों के करा काफिले दीजिए में 12 दिन चलता है। में। और तो और हमारी भी देखिए कैसे पंजाब आप की जवाब जनता दीजिए के ना, पैसे आपने को कैसे किस 12 तरह से दिन में लूट रहे CLU हैं। कर दी? केजरीवाल अपने केवल लोगों को भगवंत मान को खुली इसलिए लूट साथ लेके बना घूमते रखा हैं है, क्योंकि जनता पंजाब को सरकार परेशान का कर रखा है। जहाज चाहिए त्राहिमाम उपयोग है, करने को। त्राहिमाम और है, केवल त्राहिमाम पंजाब कर दी सरकार के हरियाणा की जहाज को जनता। उपयोग करने बस के एक लिए बार मौका जो मिल जाए, व्यक्ति आपको दिल्ली सबक का सिखाने के मुख्यमंत्री लिए होते तैयार हुए है। आप देखिएगा दिल्ली समय की पर, पंजाब की अभी कुछ जनता ही के दिन में खून आप पसीने की रैली में कमाई को देखिएगा आपके किस तरह साथ से क्या लूट होने रहा वाला है, है। ये हम सबके रैली में सामने है। देखिए लेकिन तो लगातार आप झूठ रैली बोल को के केवल अच्छा, राजनीति बंदूक दोनों एक साथ मत बोलिए, करने मनवीर से रुकिए एक मिनट। तर्क पे बात ही नहीं दोनों की रुकिए जाती। भाई। हरियाणा की बंदूक जनता से जमानत तो थाने बहुत में दूर की रैली को बात है। करने के मुझे नहीं मंजूर लगता है। कि हरियाणा की अच्छा ठीक है, जनता दोनों रुक जाइए। वो अगली बार अगर चुनाव आपने लड़ने के काम काबिल भी किया है छोड़ेगी। तो आप दिल मनवीर खोल चिल्लर के रुकिए एक मिनट भाई, मनवीर रुकिए रुकिए, जनता के सामने बात मनवीर रुक कीजिए। जाइए, एक मिनट रुकिए। अपने सामने बात नहीं करते। अच्छा रुक जाइए, मनवीर रुकिए एक मिनट, झूठ बोलना। मनवीर रुकिए एक मिनट, रुकिए ना, रुकिए, ऐसे नहीं ना, फिर बात जाती नहीं है। मैं एक बार चर्चा को आगे लेके जाता हूँ। मनीष खटाना, देखिए आपके जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो बार बार ये कह रहे हैं, सबको एक मंच पर तो ले आइए एक बार। देखिए वरुण जी, सभी नेता एक मंच पर भी आएंगे, 2024 का चुनाव भी आएगा और हम चुनाव भी जीतेंगे। वो कुमारी शैलजा ने कहा समय बताएगा। जी, कुमारी शैलजा ने कहा ये समय बताएगा। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मंच पर कब दिखेंगे, उन्होंने कहा समय बताएगा। बिल्कुल समय बताएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, समय आपको बताएगा और बहुत जल्दी तो समय आएगा और आने वाला है और सभी नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। सभी नेताओं में कोई ऐसा इतना बड़ा वो नहीं है जितना मेरा भाई कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई बात तो है नहीं कहने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो तो एक अलग पार्टी की बात है, लेकिन सच्चाई जो आज है, जो आज बेरोजगारी की बात है, जो भ्रष्टाचार की बात है, जो किसान की बदहाली की बात है, खिलाड़ियों की बात है, जो युवाओं की बात है, सबसे बड़ा आज हरियाणा में विषय ये है। विषय ये नहीं है कि किसके नेता मंच पर आएंगे या नहीं आएंगे। हुड्डा साहब तो चुनाव जीत रहे हैं। हुड्डा साहब 80+ इस बार जो नारा लगाते थी बीजेपी जेजेपी, एक ने कहा था 70 पार। अरे कांग्रेस का ना, कांग्रेस या हुड्डा साहब भाई 80+ ला कौन रहा है तो बताइए। कांग्रेस जीत रही है ये तो बताइए। हरियाणा की जनता को लूट बात कर सवाल पूरे कांग्रेस का है, प्रदेश की जवाब गाड़ी हुड्डा कमाई का। को हुड्डा साहब लूट जीत रहे कर चुनाव आज या इन्होंने कांग्रेस जो जीत रही बड़े है? बड़े बड़े आशियाने बनाए हैं, उन सबकी जांच की जाएगी। और जो किसान को इन्होंने लूटा है, उस किसान को राहत के नाम पर जिन्होंने इन्होंने एक मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ कि जो बंसल साहब नहीं कर पाए, जो शक्ति सिंह गोहिल नहीं कर पाए, वो बाबरिया साहब कर देंगे क्या? मेरे को इतना बताइए। 2%, 100%। और बाकी क्यों नहीं कर पाए? बंसल साहब नहीं कर पाए या शक्ति सिंह जी नहीं कर पाए, सभी नेता एक साथ हैं। ठीक है, कोई आपस में मनमुटाव छोटा मोटा सबके साथ होता है, उसमें वो तो बीजेपी में भी हर पार्टी में है, वो इतना बड़ा विषय नहीं है। विषय हरियाणा की जनता का है। हरियाणा की जनता के पिटाई कर देंगे वो भी बड़ा विषय नहीं है। अध्यक्ष का सिर्फ तोड़ देंगे वो भी बड़ा विषय नहीं है। इनके लिए बड़ा विषय तब होगा जब ये गोली चला देंगे अपने अध्यक्ष पे। वो 2024 में ताज पहनेगा। हरियाणा की जनता की ये आवाज बता दीजिए कि आप हुड्डा साहब के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये तो समझाइए। कौन ना आप व्यक्ति है जो हरियाणा शैलजा की की बात जनता करना की आवाज चाहते उठाते हैं, हैं, ना आप सुरजेवाला जी पे बात करना चाहते हैं, केवल आप पिता पुत्र के गीत गा रहे हैं। अरे ये तो बताइए आप प्रवक्ता किसके हैं, पार्टी के हैं या हुड्डा साहब के? और अगर हुड्डा साहब के प्रवक्ता है तो ये पूछिए कि भ्रष्टाचार के 6 मामले कोर्ट में चल रहे हैं, उसको भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले तो ये बता दीजिए आप। एक बात बता और आप बार बार जीत का दावा कर रहे हैं, ये दावा तो लोकसभा चुनाव में भी हुड्डा साहब कर रहे थे। सोनीपत में पूरे 2 लाख वोट से हारे थे, जाके देखिएगा जरा। और जो आपका 2019 विधानसभा में हाल हुआ, 2014 में जो हाल हुआ, वो सारी जनता ने तो किया है भाई, जनता के वोट ने किया है वो। क्या अच्छा रुकिए क्या हुआ? फिर रुकिए। बुलेट ट्रेन किसने देखी नहीं, 15 लाख किसी के खाते में आए। ठीक है, मैं ना इसलिए मैं वापस उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं चर्चा कर रहा था, मुझे याद तो नहीं है, किसी प्रवक्ता ने कहा था कि शक्ति सिंह जी जितनी मर्जी शक्ति लगा ले संगठन नहीं बनेगा। चलिए, शक्ति सिंह जी को गुजरात में वापस भेज दिया गया है। बाबरिया जी आए हैं, माना जाता है राहुल गांधी के करीबी भी हैं, और उन्हें टास्क यही दिया गया है कि सबसे पहले वो ये गुटबाजी खत्म करे, तब संगठन का ऐलान होगा, ऐसा कयास लग रहे हैं। रजत मुस्कुरा रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि रजत भाई, बाबरिया साहब वो काम करके दिखा देंगे क्या? आपका असेसमेंट क्या कहता है? हरियाणा ना पूरे देश की राजनीतिक जो दिशा है ना, वो बदलने का काम करता है। हरियाणा में मुझे नहीं लगता जो कोई नहीं कर पाया वो इतना आसान होगा इनके लिए करना। और हमने थोड़े दिन पहले डिबेट की थी जहां खड़के जिसे सब मिले थे और कहा था आज रात तक शायद संगठन की जो मैंने खबर ब्रेक की थी चलती डिबेट में, ब्रेकिंग न्यूज थी वो। मतलब आप ये देख लीजिए कि हरियाणा की राजनीति का
कितना ज्यादा कांग्रेस के ऊपर वो है, मतलब मैं कहूंगा हरियाणा की तो नहीं, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है जो, तो इतना आसान नहीं होगा मेरे को लगता है। और कांग्रेस के अंदर जितना ये दिखा रहे हैं ना, इतना चीजें सही नहीं है जो मेरा मानना है। लेकिन चलो उसके बाद अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जहां तक देखिए रैली की बात है, तो सभी पार्टियों लोकतंत्र में रैलियां करती हैं। इससे पहले अमित शाह जी ने वेस्ट बंगाल में करी, बंगाल के बाद कर्नाटक में भी रैलियां करी, सभी पार्टियां करती हैं रैलियां, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिमाचल भी गए थे। तो हरियाणा में जहां तक गोहाना में जो हुआ, वहां पे दिल्ली से पानीपत गोहाना का कोई डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, बाय एयर नहीं आ पाए, बाय रोड आ सकते थे, लेकिन जवाब नहीं देते। इतना भी कोई तूफान नहीं था, और वो थम गया था, बारिश बंद हो गई थी, इतना ज्यादा कोई ऐसा नहीं था सिस्टम की वो कोई मौसम के ऊपर सारा थोप दिया जाए। वो बाय रोड आराम से आ सकते थे। होम मिनिस्टर है, उनके लिए तो रूट भी अलग से तैयार हो जाता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आजकल केएमपी वगैरह सब बना हुआ है, कोई मुझे लगता है वो आधा एक घंटे का भी समय नहीं लगता वहां से। तो मुख्य मुद्दे पे आते हैं। देखिए आज हरियाणा के ऊपर इनको पहले तो महंगाई को भी जोड़ो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं, पैसा है नहीं, तो जब खर्चने की क्षमता नहीं होगी, जॉब्स नहीं होंगी, तो उसके बाद आप महंगाई इतनी बढ़ा दोगे। देखिए ये तो एक फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अगर हम कहीं पेट्रोल पंप पे जाके मैं ये बोलूं भैया 2011 में होलसेल प्राइस इंडेक्स ये था, आज ये है, आप मेरे को एक काम कीजिए, 100 रुपए का जो लीटर का तेल है वो मुझे 60 रुपए का दे दीजिए। तो अगर मैं कहीं दुकान पे मेरा बिल बनेगा, बिजली के बिल ले लीजिए आप, पानी का बिल ले लीजिए आप, हर चीज महंगी है। मतलब मैं अकेला गोल्ड से कंपेयर करूं वो भी नहीं मैं कह रहा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लीजिए आप बेनिफिट नहीं। आज जनता जवाबदेही जो है, भाजपा 9 साल से सत्ता में है, भाजपा की जवाबदेही है क्योंकि पैसा जनता का है। लेकिन पैसा जनता का है, साथ में उसी जनता पे कर्ज कितना छोड़ के जा रहे हो आप। जनता आपसे सबसे पहले सवाल ये पूछेगी, हमारा गुनाह बताइए क्या है, हम पे आपने इतना कर्ज क्यों तोप दिया, आपने महंगाई इतनी क्यों बढ़ा दी, आपने बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ा दी। हरियाणा नंबर 1 में है, सीएमआई के आंकड़े आप लगातार उठा के देख लीजिए, हरियाणा नंबर 1 के अंदर है। तो अगर देखें उस हिसाब से, अब समय तो थोड़ा मेरे पास कम है, मैं जल्दी से 30 सेकंड में रिएक्शन लेता हूं। चलो मैं खत्म कर रहा हूं 10 सेकंड में। इनसे पूछिए कि 9 साल में आपने सेंटर से हरियाणा के लिए क्या पैकेज लिया, एक पैकेज रुपया में बता दीजिए। कोरोना काल तक में, आपदा तक में इन्होंने वो फंड तक नहीं लिया जो आपदा के अंदर लेना चाहिए था। इन्होंने ना कुछ लिया, ना उन्होंने कुछ दिया, ना ये मांगते हैं। ठीक है प्रवीण, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए पहली बात तो ये है, बार बार एक बात कह रहे हैं कि साहब जॉब जा रही है, जॉब जा रही है, जबकि परिवार पहचान पत्र का डाटा सार्वजनिक किया जा चुका है। लगभग 5.7% बेरोजगारी जो है हरियाणा प्रदेश में है। लेकिन तकलीफ विपक्षियों की है वरुण, ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बेरोजगार कर दिया इन विपक्षियों को। ये विपक्षी जो है घर बिठा दिए भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए ज्यादा परेशान है। ये कहते हैं कि साहब देखिए बिजली जो है, अरे साहब मुझे बताइए 2 घंटे बिजली मिलती थी जब आपकी सरकार थी, मात्र 2 घंटे। कांग्रेस की सरकार आई तो वही बिजली 4 घंटे, और आज कितना 24 घंटे। जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली देखने को नहीं मिलती थी, आज वह 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब ये जॉब्स की बात करते हैं, हम आंकड़े देते हैं, हम बताते हैं कि 12.5 लाख प्राइवेट रोजगार, 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, और उसके साथ साथ हम जब ये बताते हैं कि बिजली का प्लांट नहीं लगा पाए 9 साल में, 10 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसडीपी, फिर ये कहते हैं साहब बिजली का प्लांट नहीं लगा पाए 9 साल में, कहते हैं कि साहब 2,43,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 4 लाख। ठीक है सर, समय थोड़ा कम है। बिल्कुल मनवीर, मुझे जल्दी से ये बताइएगा, इन 2 संडे को होने वाली रैलियों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल बना रहा है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इंडस्ट्रीज है। आपने देखा होगा बड़ौदा में मारुति का कारखाना जो लग रहा है, मेरे ख्याल रजत जी देख के आए होंगे। मनवीर, इन्होंने वो स्थिति भी देखी है। आप मुझे बताएं इन दोनों रैलियों का इम्पैक्ट होगा इस रविवार को। उद्योगपति हरियाणा छोड़ रहे थे जब हरियाणा में लूट थी, और रजत जी लगता है आवाज नहीं जा रही है इनकी सरकार का, एचपीएससी का। आज की खास न्यूज है। चलिए प्रवीण जी, मैं माफी चाहता हूँ, समय इतना ही था मेरे पास, समय इतना ही था। रविवार का इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद उसका एनालिसिस तो करेंगे ही हम कि कैसा माहौल रहा इन रैलियों का। तो सियासी अखाड़ा में फिलहाल इतना ही। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।